नमस्कार, आपके कार्यक्रम सीधा संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन और आज हमारे मेहमान हैं केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, जो कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, जिनकी पार्टी ने 3 सीटों पर विजय प्राप्त की है पिछले लोकसभा चुनाव में और 3 ही उम्मीदवार भी इन्होंने खड़ा किया था। तो उपेंद्र कुशवाहा जी, बहुत स्वागत और बधाई। दूरदर्शन की ओर से सांसद बने, फिर मंत्री बने। बड़ा अहम विभाग है ग्रामीण विकास, जो है वो पूरे विकास की नीति सब तैयार करती है। पंचवर्षीय योजना में भी इसी के आधार पर फिर नीतियां बनाई जाती हैं। अभी मतलब तुरंत जो है आपका फोकस क्या होगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किन चीज़ों पर विकास के लिए फोकस करना है, इस बात का स्पष्ट संकेत अपने भाषण में जो कल उन्होंने सदन के अंदर दिया, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए, और उसमें साफ साफ कहा है कि गांधी जी का जो सपना था, ग्राम स्वराज का सपना, उसको पूरा करने का काम करना है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांधी जी ऐसा कहते थे। गांव का जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश के मुकम्मल विकास की बात नहीं की जा सकती है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि गांव में भी वे सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जिन सुविधाओं के नहीं होने के कारण लोगों का पलायन होता है। ये बात तो सही है उपेंद्र जी की, जो सुविधाएं गांव में नहीं हैं इसी कारण से लोग शहर में आते हैं। लेकिन ये पिछले 60-65 वर्षों से ये बातें तो बार बार कही जाती है कि गांव में भी वही सुविधा हो। और हमारे तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम पूरा कहते थे कि प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़। तो बहुत दिनों से बातें हो रही हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। हाँ, निश्चित रूप से अब यही तो विडंबना रही है अब तक कि लोग बात करते जरूर रहे हैं लेकिन मौका मिलने पर उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया। लेकिन पहले जिन लोगों ने बात की और आज जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क देश की जनता भी आज महसूस कर रही है। कहीं ना कहीं लोगों को लगा है कि यह व्यक्ति और दूसरों की तरह सिर्फ बात करने वाला नहीं है, मौका मिलने पर यह व्यक्ति काम करेगा। और इसी विश्वास ने इतनी बड़ी जीत दिलाई है। देश के लोगों का भरोसा आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हुआ है और विश्वास लोगों का हुआ है, भरोसा हुआ है, तो इसका कारण भी है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने करके बताया है। गुजरात के गांव-गांव में बिजली, किसानों के लिए सिंचाई का प्रबंध, नौजवानों को रोजगार मिले, इस दिशा में बहुत सारी कार्रवाइयाँ। तो जो कुछ भी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम करके दिखाया, जिसके चलते लोगों का भरोसा विरोधी बढ़ा पक्ष है। तो उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन उस बहस में हम नहीं जाएंगे। जो 100 दिन का एजेंडा प्रधानमंत्री ने विभिन्न विभागों को दिया है, तो उसमें 100 दिन का आप लोग कौन सा कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं? देखिए, कोई 100 दिन का एजेंडा नहीं है और 100 दिन का एजेंडा प्रधानमंत्री जी ने दिया है किसी विभाग को, यह बात भी ये एक भ्रम कहीं है। नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं है। कहाँ से बात आ गई मुझको नहीं अखबारों मालूम। में पूरी तरह से ये अखबार बातें में चर्चा बात हो आ गई। गई, लेकिन इस बात में कहीं से सच्चाई नहीं लेकिन है। आप कह रहे हैं, मैंने कई मंत्रियों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी 100 दिन के एजेंडा में भी हम लोग बहुत व्यस्त हैं और इसलिए समय नहीं मिल पा रहा है। ये उन लोगों ने भी कहा है। इसके लिए तो अब ये माननीय मंत्री जी जिन्होंने ऐसा कहा वही बता पाएंगे। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, और मेरी जानकारी भी सही जानकारी है, नहीं, इतना आप मैं मंत्री दावा हैं तो कर आपकी रहा हूँ। जानकारी सही हाँ, होगी। बिल्कुल पूरी जानकारी मेरी दुरुस्त है और उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि कोई 100 दिन का एजेंडा जैसा नहीं है। एजेंडा 5 वर्षों का है, इसलिए कि जनता ने 5 वर्षों के लिए मैंडेट दिया है। जनादेश 5 वर्षों का है, तो 5 वर्षों तक हमको काम करने का आदेश जब देश की जनता ने दिया तो 5 वर्षों में हम काम करेंगे और 5 वर्षों के उपरांत हमारी समीक्षा देश की जनता करेगी कि हमने क्या किया, नहीं किया। हम रिपोर्ट कार्ड भी देंगे 2019 में, रिपोर्ट कार्ड देंगे। हाँ, बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड देंगे, क्या किया नहीं किया। तो 5 वर्षों में हम करेंगे, उसमें कोई 100 दिन में करेंगे, 200 दिन में करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन एक सावधिक समीक्षा तो होती है ना कि हमने इतने दिनों में क्या किया, क्या कमी रह गई और जो कमियां हैं उनको कैसे दूर करें, तो फिर आप आगे सुधार करेंगे। देखिए, उसके लिए तो विद्यार्थी भी जब किसी क्लास में पढ़ता होता है तो साल के अंत में उसकी परीक्षा होती है।
उस परीक्षा का प्रकाशन होता है, परीक्षा फल का, लेकिन बीच में जो विद्यार्थी के लिए खुद का इंस्टीट्यूशन जो अंदर में जो उसका टेस्ट लेता है, साप्ताहिक टेस्ट, महीना में टेस्ट, उस परीक्षा उसमें जो परिणाम आता है उसका प्रकाशन तो सार्वजनिक रूप से होता भी नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो अलग बात है हम अपने अंदर करेंगे उस तरह का, लेकिन सार्वजनिक रूप से न तो उसको बताने की ज़रूरत है, वो हमारे लिए होगा कि हम अभी तक कहाँ पहुँच पाए हैं, आगे कैसे और आगे बढ़ना है। तो अंदर की बात होगी, उसको सार्वजनिक रूप से बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और मुझको नहीं लगता है कि सार्वजनिक रूप से हम कहाँ तक अभी बढ़ पाए, इसमें लोगों की भी कोई रुचि होगी। अच्छा उपेंद्र जी, ये जो विभाग आपका है ग्रामीण विकास, इसमें कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं और ऐसी योजनाएं जिसकी बहुत चर्चा रही पिछले वर्षों में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, राष्ट्रीय समेकित जल प्रबंधन योजना है, इंदिरा आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं, बल्कि यहाँ तक कि आजीविका योजना है, राष्ट्रीय सहायता योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं। एक कमी ये देखी गई है, जो शिकायतें आई हैं खास करके जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, कि भ्रष्टाचार बहुत है उसमें। कैसे इसको दूर करेंगे? और दूसरी समस्या या दूसरा पक्ष उसका ये है जिसमें प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम कौशल बढ़ाने का काम करेंगे, कौशल बढ़ा करके हम देश को विकसित करेंगे। तो कौशल बढ़ाने में फिर इस तरह की योजनाओं की जगह नहीं रह पाएगी। निश्चित रूप से मनरेगा के संदर्भ में आपने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत है। सिर्फ इस योजना में ही नहीं, अन्य योजनाओं में भी भ्रष्टाचार है, जिसका नतीजा है कि भारत की सरकार अगर 100 रुपया यहाँ से खर्च करती है तो लोगों तक जाते जाते आधा भी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाता है। क्या तो बहुत ही कम, बहुत ही 94 पैसा खर्च हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं पहुँच पाता है। नहीं तो 94 पैसा खर्च होता है रिपोर्ट के अनुसार, तो 94 में 94 भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ता है। उसमें एस्टेब्लिशमेंट खर्च भी है, बहुत सारा है। तो जो भी हो, कहने का मतलब कि जितना पैसा पहुंचना चाहिए लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, यह बात बिल्कुल सच है। मनरेगा में भी इसका बड़ा हिस्सा कुछ लोग जो बीच वाले हैं उनकी जेब में चला जाता है, लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता है। तो एक बड़ी समस्या है। इस पर हमारा विभाग गंभीर है और इस समस्या को हमने संज्ञान में लिया है और इस पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे और मॉनिटरिंग का सिस्टम बढ़ा करके, हाँ, उस तरह से कुछ हम इन्वॉल्व करें और वहाँ जो प्रतिनिधि हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, उनको इन्वॉल्व करें, या क्या मैकेनिज्म हो। समस्या तो ये कि पंचायती राज तो आया, लेकिन भ्रष्टाचार का भी केंद्रीकरण हो गया है, उसको हम मानते हैं, इसे एग्री करते हैं, भ्रष्टाचार है। हमारी कोशिश होगी विभाग की ओर से कि इसको हम करें, लेकिन एक चीज़ हम जरूर कहना चाहेंगे कि इस तरह की समस्या से निपटने का काम अकेले भारत की सरकार नहीं कर सकती है। इसके लिए लोगों का भी सहयोग चाहिए। इसके लिए जो प्रतिनिधि हैं वहाँ पंचायतों के हों या दूसरे हों, उनका भी सहयोग चाहिए। इसके लिए आम बुद्धिजीवियों का भी सहयोग चाहिए और इस सब से अलग जो राज्यों की सरकार हैं उनका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि किसी भी योजना का कार्यान्वयन, जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन राज्य की सरकारों के माध्यम से होना है। तो बिना उनके सहयोग का हम चाहें कि इस समस्या का यहाँ से बैठकर निदान निकाल दें तो नहीं संभव है। तो इसलिए हमने बार बार अपील की है और हम अभी भी अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि राज्य की सरकारों को भी, राजनीति अपनी जगह होती है, राजनीति हम करेंगे। जहाँ कल भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 साल में अंतिम जो 1 साल है वह उस समय राजनीति करने के लिए करें कोई भी, लेकिन 4 साल राजनीति न हो, विकास का काम हो, सब लोग मिलकर करें। तो राज्य की सरकारों से भी मेरी अपील है, मेरा आग्रह है कि इस काम में, विकास के काम में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए हम सब लोग मिलकर जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के निर्वहन पर ध्यान दें और इस काम में हम सब लोग मिलकर करें, क्योंकि जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इस काम को पूरा करना संभव नहीं। उपेंद्र जी, आपने बहुत सही बात कही है कि राज्यों का सहयोग ज़रूरी है और ख़ास करके जो हमारा संविधान है या हमारे देश की जो बनावट है, संघीय ढांचा है हमारा, उसमें राज्यों के साथ सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप बिहार से आते हैं और अभी सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि पूरे बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो रिश्ता है वो जग जाहिर है। नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ने का काम किया नरेंद्र मोदी के नाम पे। कितना सहयोग जो है उसकी अपेक्षा आप बिहार में रख रहे हैं?
देखिए, अब अपेक्षा तो निश्चित रूप से हमारी है। अब कितना उस तरफ से दूसरे पक्ष से उसका रिस्पांस हो पाएगा मुझको नहीं मालूम, लेकिन हम तो कहना चाहेंगे वर्तमान बिहार की सरकार में बैठे हुए लोगों से भी, यह बात ठीक है कि चंद दिनों के मेहमान लोग हैं, लेकिन जितने दिनों तक हैं उतने दिनों तक ईमानदारी से जनता की सेवा में लोग रुचि लें और जो कुछ भी भारत की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं उसको जनता तक पहुंचाने में सहयोग करें। मतलब आपने भविष्यवाणी कर दी कि चंद दिनों के ही बिल्कुल मेहमान, चंद दिनों के मेहमान हैं। अब कोई चाह कर भी दुनिया की कोई ताकत उनको बचा नहीं पाएगी। कितने दिन का दे रहे हैं, कितने दिन की मोहलत आप दे रहे हैं उनको? मोहलत तो थोड़ा उनके ऊपर भी है, लेकिन ऐसे अगर जो शेड्यूल है उसके हिसाब से भी अब साल भर लगभग है, थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन हमको नहीं लगता कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे। बहुत मुश्किल से 6 महीना अगर चल गए तो बहुत हुआ। अब चूंकि आपने चर्चा कर ही दी तो फिर आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक समय आप दोनों साथ थे नीतीश जी, बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि हमने उनको प्रतिपक्ष का नेता बनाया विधानसभा में और आपने उनके साथ विश्वासघात किया। आप क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने विश्वासघात किया या आपने किया, या क्या शिकायत क्या रही? देखिए, विश्वासघात किसी ने किया है अब जनता को मालूम है, उस पर बहुत टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। यह बात सही है उनका कहना कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुझको बनाया, लेकिन जिस राजनीतिक लालच और लोभ के कारण उन्होंने मुझको नेता प्रतिपक्ष बनाया, जिस वोट को मन में रख कर कि हम इनको नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे तो वोट हमको मिलेगा, तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया और हमारे लोगों ने उनको नेता सत्ता पक्ष बना दिया, तो रिटर्न कर दिया। नेता प्रतिपक्ष हमको बनाया उन्होंने, तो हमारे लोगों ने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। तो परस्पर है, हमको उनसे फायदा जितना हो उससे ज़्यादा फायदा हो गया। हाँ, लेकिन हम नेता प्रतिपक्ष बने या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी बैठे, बैठना और बैठाना भर मकसद नहीं था। मकसद था जनता के सवालों का हल निकालना। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर जनता के सवालों का हल निकालने में उन्होंने रुचि नहीं ली। यह सबसे बड़ा विश्वासघात था जो जनता के लिए उन्होंने किया, और मुझको लगता है कि इसी के कारण आज उनकी ऐसी स्थिति बनी है और भविष्य में भी बिहार की जनता उनको माफ़ करने वाली नहीं। वही मैं जानना चाहता हूँ, ये जो आप दोनों के बीच जो विवाद शुरू हुआ वो कब शुरुआत उसकी कैसे हुई? विवाद की शुरुआत हुई तब जब मुझको लगा कि जिन लोगों के हितों का ध्यान रख करके हम राजनीति करते हैं उनकी बात सुनना उन्होंने बंद कर दिया। एक तो जो हमारे साथ दिन रात मेहनत करके समता पार्टी के उस संघर्ष के दौरान दल को बनाने के काम में लगे हुए पार्टी के साथी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने संघर्ष किया, दिन रात मेहनत की, दल को उस मुकाम तक पहुंचाया, उनकी उपेक्षा करने लगे और दूसरे दल से लोगों को लाने लगे। दूसरे दल से भी वैसे लोग लाए जाने लगे जिनका हमारे संघर्ष के दिनों से कोई रिश्ता नहीं, खास करके राष्ट्रीय जनता दल की ओर आपका इशारा। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल से वैसे लोगों को एक तरफ हम कहते थे कि हम बिहार में स्वच्छ प्रशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे, और दूसरी ओर जो भ्रष्टाचार में पूरे तौर पे लगे हुए लोग थे उनको लाने लगे। तो उनको लाकर कैसे हम आगे कह सकते थे बिहार की जनता को कि हम अच्छा शासन दे सकते हैं? नहीं हो सकता था। वहीं हमने कहा कि यार ठीक नहीं है, आपने विरोध वहाँ किया। हाँ, वहाँ हमने विरोध किया। हमने कहा कि आप लोगों को लाइए दूसरे दलों से, इस पर मेरा बहुत एतराज नहीं है, लेकिन वैसे लोगों को मत लाइए जिनको लाने से कल बिहार की जनता को निराशा हो, जिनको लाने से आज हमारे कार्यकर्ताओं की हकमारी हो, वैसे लोगों को मत लाइए। और यही विरोध का कारण बना। और इसी के चलते नीतीश कुमार जी जब इतने बहुमत से जीत कर आ गए थे, इतने अहंकार में चले गए कि कोई अच्छी राय सुनने को तैयार तक नहीं थे। और जब अच्छी राय सुनने को कोई तैयार न हो तो उसका तो यही परिणाम होता है। अहंकार आने के बाद तो खैर व्यक्ति सुनता नहीं। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद बिहार की राजनीति पे और भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।